नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के अमेरिका-ईरान संघर्ष की बात करने वाले हैं, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। हम बिल्कुल मैक्रो लेवल पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझेंगे कि इस संघर्ष का पूरी दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। आपने शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो हालिया सोशल मीडिया पोस्ट देखा होगा, द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले की शांति। ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि अभी जो सीज फायर या युद्ध विराम चल रहा है वो कितना नाजुक है। दांव सच में बहुत ऊंचे लगे हैं और दुनिया भर की सांसें अटकी हुई हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले देखेंगे मिलिट्री का गतिरोध, फिर बंटी हुई खाड़ी, यूएई का आक्रामक रुख, हॉर्मुज़ चोक पॉइंट का संकट और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी मिलिट्री का गतिरोध। जमीनी हकीकत आखिर है क्या? जरा सोचिए, पूरे 38 दिन, जी हाँ, 38 दिनों तक अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरीज के तहत लगातार और बेहद भारी बमबारी की। ये कोई छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन था। लेकिन इस भारी बमबारी के बाद नतीजे क्या निकले? दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ यूएस सेंटकॉम का दावा है कि उन्होंने ईरान के 90% डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और नेवल माइंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। उनके मुताबिक ईरान के पास अभी भी उसके 70% मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर बिल्कुल सुरक्षित हैं। मतलब युद्ध के मैदान में सफलता किसे माने, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसकी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। और पता है इस सब की कीमत क्या चुकाई जा रही है? 29 अरब डॉलर। ये आंकड़ा वाकई में दिमाग चकरा देने वाला है। ये हमें साफ साफ बताता है कि इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस कितनी तेजी से पैसों और संसाधनों को पानी की तरह बहा देते हैं। अब देखिए, कोई भी युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक तो सीमित रहता नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट के पुराने गठबंधनों को कैसे तोड़ दिया है, यानी द डिवाइडेड गल्फ। ये सच में ध्यान देने वाली बात है। ऐतिहासिक रूप से एक साथ खड़े रहने वाले खाड़ी देश अब दो फाड़ हो चुके हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान, ये सब डी एस्केलेशन यानी कूटनीति और शांति की वकालत कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, वो इस आम सहमति से बिल्कुल अलग जा चुका है और सीधे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यानी सैन्य टकराव के रास्ते पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब अचानक इतनी शांति क्यों चाह रहा है? खैर, इसका सबसे बड़ा कारण है उनका विजन 2030। वे अपनी इकॉनमी को सिर्फ तेल से हटाकर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि एक लंबा युद्ध उनके इस विजन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे चौंकाने वाला जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, वो है यूएई का एकदम से आक्रामक हो जाना। चलिए इसे समझते हैं। आखिर यूएई बाकी खाड़ी देशों से अलग क्यों जा रहा है? इसे आप उनकी इस लीडरशिप फिलॉसफी से समझ सकते हैं। उनका साफ मानना है कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति तभी आ सकती है जब अस्थिरता पैदा करने वालों को सीधा सैन्य ताकत से जवाब दिया जाए। मतलब वो अब सिर्फ बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2800 से ज्यादा ये वो मिसाइलें और ड्रोन्स हैं जो ईरान ने सीधे यूएई की तरफ दागे हैं। जब हम इस नंबर को देखते हैं तो अचानक से यूएई का ये अग्रेसिव रवैया काफी हद तक समझ में आने लगता है ना? और इसी के चलते यूएई ने जो कदम उठाए हैं वो पहले कभी नहीं देखे गए। उन्होंने सीधे ईरान की लावन आइलैंड रिफाइनरी पर हमला किया, अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल में बने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। और हद तो तब हो गई जब 1 मई को उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार इस्तेमाल करते हुए खुद को ओपेक से ही बाहर कर लिया। और ये टेंशन लगातार बढ़ रही है। हाल ही का अपडेट है कि अबू धाबी के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के ठीक बाहर एक ड्रोन हमले से इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। शुक्र है कि कोई बड़ा रेडिएशन का खतरा नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि इमाराती धरती पर अब खतरे की घंटी पूरी तरह से बज चुकी है। अब इस पूरे मामले को थोड़े और बड़े यानी ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। हमारा अगला फोकस है द हॉर्मुज़ चोक पॉइंट। ये साफ दिखाता है कि नाकेबंदी के दौरान ऊर्जा निर्यात को लेकर भौगोलिक स्थिति कितनी अहम हो जाती है। सऊदी अरब, यूएई और ओमान तो इस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन कुवैत, बहरीन और कतर वो ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से इसी रास्ते पर निर्भर हैं।
और जैसे ही इस क्रिटिकल वाटरवे पर खतरा मंडराया, वैसे ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत 3% का उछाल आ गया। ये हमें बताता है कि कैसे वहां का क्षेत्रीय तनाव सीधा हमारी और आपकी जेब पर असर डालता है। इस बीच एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है 78। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अब तक 78 कमर्शियल शिप्स का रूट बदल दिया है। ये कदम दरअसल ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी करने की अमेरिकी रणनीति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि अब आगे क्या होगा। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे चीजें तेजी से हाथ से निकल रही हैं। 7 अप्रैल को सीज़फायर शुरू तो हुआ, लेकिन उसी दौरान यूएई ने जवाबी हमले कर दिए। फिर मध्य मई में न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला हुआ, और अब खबर है कि अमेरिका ऑपरेशन स्लेज हैमर के नाम से एक नए और भारी सैन्य हमले पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं है। वो इस संघर्ष के बाद भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसमें वो जहाज़ों से एक खास सर्विस फीस वसूलेंगे, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से जुड़े किसी भी ऑपरेटर को इस रूट से गुजरने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। तो हम अपने इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये नया मैकेनिज्म हॉर्मूज को सुरक्षित कर पाएगा, या फिर जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, क्या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी का भविष्य इस वक्त एक बेहद नाजुक धागे से बंधा है। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।